नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम सुधीर है। हाय हाय सुधीर सुधीर भाई। जी, हेलो जी। हैप्पी हेलो सुधीर भाई। एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग। और भगवान की कृपा है यार, और आप लोगों का साथ ये कार्यक्रम की प्रैक्टिस करते रहने से फिर आपसे आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर भी थोड़ा 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 सा अच्छा होना शुरू हो जाता है। समय लगा इस सब के यहाँ तक पहुंचने के लिए। मतलब ही नहीं पता था कि ये क्या चीज है, कि इधर शराब छोड़ने आया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, या इधर तो कितनी सारी बातें करे सुनने को मिल रही हैं यार। क्या है, क्या मतलब है? अरे शराब की सीधी सीधी बात करो, शराब बंद हो जाए और बस उसके बाद जो है, उसके बाद तो पता ही है कैसे होना, कैसे करना है, क्या करना है। तो शुरू में तो नहीं समझ आया। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ नवजीवन ग्रुप का, जो मुझे मौका दिया इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए। इमोशनल सोब्राइटी, भावनात्मक भावनात्मक की तो उथल पुथल रहती है अंदर, वैसा थोड़ी कि चली जाती है। वो मेरी तो नहीं गई अभी तक। आपको गई? यार अच्छा, उल्टा टाइमर है, अभी तक गई नहीं इसकी है। तो सोब्राइटी जब मेरे जैसा अल्कोहलिक जब शुरू में आता है, या मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं तो उसी को ही समझ रहा था, फिजिकल रिकवरी को ही। शराब बंद हो गई, शराब बंद होगी तो सोबर तो कह ही सकता है ना अपने आप को। टैग तो लग गया ना, प्रैक्टिसिंग अल्कोहलिक से तो हट गया ना। शराब नहीं पी रहा, मीटिंग भी जाता हूँ, है ना, प्रार्थना भी करता हूँ, कर तो रहा ही हूँ। जो जो चीजें बताई थी शायद उसी से बचा हुआ हूँ आज के दिन। फिर ये किस चिड़िया का नाम है भाई? भाई बीमारी जो अगर आपने बताई है कि बीमारी टू फोल्ड है, तो फिजिकल एनर्जी और मेंटल ऑब्सेशन मेरे तो ठीक हो रहे हैं। मुझे तो नहीं है ऑब्सेशन, ना मेरे हाथ कांप रहे हैं सुबह उठ के। थोड़े थोड़े टाइम के बाद ऐसा ही हो गया ना, मुझे कोई जरूरत महसूस हो रही है। ऐसा भी नहीं कि कोई मेरे को बड़ी ठीक है, कभी कभार विचार आ जाता था, कभी कभार सपने में आ जाता था। शुरू का टाइम थोड़ा ऐसे ही निकलता है, 4 6 8 महीने 10 महीने साल भर भी निकल जाता है। सपने में भी आ जाती है कभी कभी। और मजा भी आ रहा था। अच्छा, मजा इसलिए आ रहा था कि वो बाद में पता लगा क्यों आ रहा था। ये जो गुलाबी बादल है, ये इसलिए मजा आ रहा है ना। अभी ये अपना बरसेंगे, अभी अपना काम करेंगे और निकल जाएंगे, फिर क्या करोगे आगे? तो ये जो सब्जेक्ट आया भावनात्मक भावनात्मक सोब्राइटी, ये बेसिकली 12 स्टेप प्रोग्राम का ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिजिकल के साथ फिजिकल है। पहला स्टेप जैसे है, अभी स्टेप की बात करते हैं, तो पहला स्टेप जो है, शुरू का पहला हिस्सा तो शराबी के बारे में बात कर रहा है। वो थोड़ी कह रहा है कि मैं भावनात्मक तरीके से मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। वो शराबी की बात कर रहा है शुरू में, सिर्फ और सिर्फ शराब। मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूं, और तो कुछ नहीं कह रहा। उसके बाद उसी के साथ जुड़ा हुआ है सेंटेंस है, सेंटेंस एक ही है, लेकिन वो बात ही कुछ अलग करने लग जाता है। एक ही सेंटेंस में कम मिलता है ना ऐसे देखने में। कोई सेंटेंस लिखा हो तो आगे चल के भी वो ऑलमोस्ट उसी के साथ ही बात होती है, वही बात चल रही होती है ना, जब तक वो पैराग्राफ खत्म नहीं हो जाता। तो ये तो बनाने वालों की कलाकारी है, बनाने वालों की है ना ये। भले ही इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है ना। अभी भाई हमारे देवेंद्र जी शेयर कर रहे थे, कोई भी चीज है वो टीम वर्क से, ग्रुप कॉन्शियस से ही होती है ना। ऐसे थोड़ी कि एक आदमी का दिमाग होगा तो वही मतलब उसी से ही सब। ये तो जब शराब पीता है मेरे जैसा अल्कोहलिक, को कब रहता है इस भ्रम में, कि ब्रह्मांड जो है मेरे हिसाब से चल रहा है। मैं जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। तो ये चीजें आके इधर धीरे धीरे क्लियर होती चली जाती हैं मीटिंग में आते आते, खासकर मीटिंग में आते आते। क्योंकि जब आप सुनेंगे होगा, ये मतलब नहीं कि मैंने मीटिंग कर ली, 1.5 घंटा पास हो गया तो मीटिंग करी ना करी वो क्या बराबर ही हुआ, अगर सुना ही नहीं किसी को तो इसका जो गहरा संबंध दिखाया है मेरी बीमारी का फिजिकल से, जो आज का जो टॉपिक है भावनात्मक, यानी एक एक को सफल होने के लिए दूसरा भी सफल होना जरूरी है। पहले कदम का दूसरा हिस्सा जो है वो तो पीने के बारे में नहीं है, वो तो कह रहे लाइफ इज अनमैनेजेबल, जीवन अस्त व्यस्त। तो ये क्या मतलब हुआ? बात तो अभी तो कह रहे कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, और अब कह रहे मेरा जीवन भी अस्त व्यस्त है। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक प्रश्न मेरे को मिल जाता है सॉल्व करने के लिए, कि हाँ या ना में जवाब देना है बस। वो ये नहीं पूछ रहा क्यों है, क्यों जाके आगे आगे की बात है, वो आगे के स्टेप्स में पूछेगा। व्हेन माय व्हाई इज क्लियर, फिर हाउ इजी हो जाता है, कि ऐसा क्यों है। वो तो लिखा पड़ी आगे और करनी पड़ेगी। अभी तो पूछ रहा है कि भाई साहब है क्या ऐसा। तो मुझे वाकई नहीं समझ आया था पहले कदम का दूसरा हिस्सा, लाइफ इज अनमैनेजेबल। क्यों? क्योंकि गुलाबी बादल थे ना वो। जब शुरू शुरू में शराब पीनी शुरू की थी, तो जो मजा उसने दिया था, रिकवरी ने भी वही मजा देना शुरू कर दिया। और इस उसमें उलझन में डाल दिया, ऐसे उसमें दिमाग में डाल दिया, यार ये पिंक क्लाउड ये जो कर रही है, ये तो पिंक क्लाउड ही रहने वाला है। इसको मैं मेंटेन करूंगा पिंक क्लाउड को। और अब जो है वाकई अस्त व्यस्तता अंदर से, जैसे मेरे अंदर से ये आवाज निकली ना कि मैं करूंगा, अब जो है सीन कुछ दूसरा बदलने लग गया अंदर से। क्यों? क्योंकि क्रेडिट अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया, मैं कर रहा हूँ। अब आगे भी मैं ही करूंगा। अब बादल अपने काम करके जा रहे हैं,
बादल कभी ठहरते हैं? बादल तो नहीं ठहरता ना कभी। आसमान है, आसमान ठहरा हुआ है, बादल अलग है, आसमान अलग है। बादलों ने अपना काम किया, निकल गए। तो ये वही, यहाँ भी वही हाल है कि बादल होते हैं शुरू शुरू में, अपना निकल जाते हैं। वो बादल लौट के नहीं आते। रेनबो भले ही आ जाएगा लेकिन बादल नहीं आते। रेनबो आते रहते हैं, जिसको हम, बिल साहब ने हमारा एक वर्ड दिया, आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। डॉक्टर ने कुछ और नाम दिया, कंप्लीट साइकिक चेंज। ये सब बदलाव की प्रक्रिया अंदर से फील होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर कार्ल यंग ने कुछ और नाम दिया कि भगवान के साथ कनेक्शन, सबसे उत्तम जो उन्होंने इसका नाम दिया। स्पिरिचुअल थोड़ा सा ना, वो बड़ा ऐसे लगता है कि कोई पता नहीं, कोई समाधि समाधि करनी पड़ेगी तब जाके ये आध्यात्मिकता आएगी, है ना। मतलब एक ही है, तीनों चीजों का बदलाव। तो अब बताया जी, कहता है कि देखो, ये अब ऐसे तो रहने नहीं वाला, है ना। ये कई सोचो कि ऐसी चीजें रहने वाली हैं, और तुम्हें डिसाइड करना है अब कि पहले कदम के ऊपर तुम स्वीकार पूरा करते हो और सरेंडर करने के लिए तैयार हो, तब तो आगे बढ़ो। बढ़ने का भी तभी फायदा है। और इसको अगर वैसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे ले लिया है, और कि चलो जी कदम कर लेते हैं हम, होता है ना, तो कई कई बार देखते हैं हम तो इस तरह से, जैसे 10 दिन हो गए जी शराब छोड़ दिया, और कदम करवाओ, कुछ पढ़ने के लिए बोल दो, फिर डॉक्टर ओपिनियन पढ़ो, कल फोन करना, वो कल आता ही नहीं है, वो कल आता ही नहीं है ना। पढ़ूंगा, पढ़ना तो मुझे ही पड़ेगा ना। अगर नहीं पढ़े लिखे तो चलो और बात है, अगर आप पढ़े लिखे हो, पढ़ना तो पड़ेगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है। अभी भाई बता रहे थे कि न्यू कमर कोई ओल्ड टाइमर बना देना, वो कम बनाते हैं। न्यू कमर खुद ही अपना जो है ना, उसके अंदर एक वो चीज आ जाती है कि आई नो एवरीथिंग। नया नया है ना, नया नया जोश होता है, नई नई किताब पढ़ी होती है, नए नए चीजें जो है ना, वो नॉलेज में आई होती हैं, ध्यान में आई होती हैं। तो ऐसे लगता है कि तो जान गया सब। ये नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि ये जीवन पूरा दिया है भगवान ने इसको पूरा करने के लिए। ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है, रिकवरी फिनिश लाइन तो है ही नहीं इसमें कि ये इस टाइम पे आके खत्म हो गया। ये कि अभी आप जो है ना, अपने आप को ग्रेजुएट समझ लो, या कहीं से आपको डिग्री आने वाली है। ये सब वैसा नहीं, अनुभव है, सिर्फ अनुभव है। अनुभव के हिसाब से मैं अपनी जिंदगी जो है और बेहतर बना सकता हूँ, अगर मैं आज वाले टॉपिक पे ध्यान दूं। ये नहीं है तो देखिए, ये क्या है कि बिल साहब को बकायदा एक इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च करके, एक ना ग्रेप वाइन में 1958 में है, उनके एक मित्र थे जो बड़े गहरे डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। तो उन्होंने फिर ये लिखा, शायद 56 में था, 1956 में। तो लेकिन उसको पब्लिश किया था ए वालों ने, ग्रेप वाइन के आर्ट, उसमें कि इसका यही हेडिंग दे के, इमोशनल सोब्राइटी द नेक्स्ट फ्रंटियर। नेक्स्ट फ्रंटियर मतलब अगला अगला क्या बोलेंगे, फ्रंटियर, मोर्चा, अगला मोर्चा। बड़ा फेमस हो गया ये, और अक्सर ये टॉपिक रखे जाते हैं। अक्सर इसके ऊपर जो जिन्होंने इस चीज को अचीव किया है वो बोलते हैं इसके ऊपर, क्योंकि वो उनका जो मित्र था वो काफी डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो बिल साहब ने अपना अनुभव, ताकत और अपना जो एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप उन्होंने शेयर किया इस लेटर के द्वारा। तो वो थोड़ा सा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ी सी उसकी, वो पूरा लेटर बहुत बड़ा होता है, शायद काफी बड़ा है, 2 पेज का है, इतना बड़ा नहीं। तो उसमें ये बताया कि जैसे जैसे मैं रिकवरी में आगे बढ़ता हूँ, तो जो शांति और खुशी है जिससे मैं लैक कर रहा होता हूँ, मैं लैक कर रहा था। बादल जब छट गए थे, मैं लैक कर रहा था। मैं शराब नहीं पी रहा था, मेरे पास ये दोनों चीजें नहीं थी। शांति नाम की चीज नहीं थी मेरे पास, खुशी नाम की मेरे पास चीज नहीं थी जो होनी चाहिए। सिर्फ शराब ना पी के थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा वो रहता था कि चलो यार, जान छूटी, जान तो छूटी, पर वो चीज तो नहीं है मेरे पास जो मतलब एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिकवरी में। या मैं कुछ लोगों में देख पा रहा था, उनसे बात करता था, या उनकी बॉडी लैंग्वेज मीटिंग में देख के, मैं कह यार, ये तो लैक कर रहा हूँ मैं, ये क्या है। तो बिल साहब ने जब वो लेटर लिखा था, तो उसमें एक चीज और लिखी थी कि एक कुछ ओल्ड टाइमर, ये देखिए उस वक्त का लेटर है, उस वक्त ओल्ड टाइमर पैदा हो गए थे ना। 1939 तक बुक आ गई थी, उसके बाद ये मैं 58 की बात कर रहा हूँ, दूसरी किताब सप्लीमेंट्री भी आ गई थी 12 एंड 12। तो ऑब्वियसली ओल्ड टाइमर भी पैदा होने शुरू हो गए थे ना। तो उन्होंने बताया कि कुछ एक बुजुर्ग वर्ड यूज किया उसमें, ओल्ड टाइमर का ना कहते, एक अंग्रेजी में बोलोगे तो ओल्ड टाइमर ही है, एक बुजुर्ग, कि जिन्होंने अभी तक जो है इसको महसूस नहीं किया, इमोशनल सोब्राइटी। देखिए, इतना समय होने के बावजूद भी, और बिल साहब ने अपने आप को भी उसी में इंक्लूड कर लिया। बिल साहब की भी अगर हिस्ट्री आप जानते होंगे, काफी सारे पुराने लोग बैठे हैं, डिप्रेशन के शिकार रहे वो काफी समय तक उनको डिप्रेशन रहा। तो जब तक मैं, फिजिकल रिकवरी भी मेरी पूरी नहीं हुई, और उसका जो अगला स्टेप है मेंटल रिकवरी, उसमें भी अभी काम नहीं हुआ। मैं नशे से दूर हूँ, नशे से दूर हो गया हूँ, ऑब्सेशन चला गया है, ठीक है, लेकिन वो उसको मैं फील ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी उसके ऊपर काम ही नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे कहते हैं कि डर हैं, तो बहुत सारी मजबूरियां हैं, या बहुत सारी कोई झूठी आकांक्षाएं हैं जो बार बार उठ के आती हैं, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि ये मैं इसलिए मानता हूँ
क्योंकि कुछ लोग बड़े अज्ञानी होते हैं ना, आप और मेरे जैसे लोग, वो भी ये बोलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेटर का हवाला दे रहा हूँ मैं, तो आप लोगों को बुरा लगे। आप लोगों में ज्ञानी लोग हैं काफी, मुझे पता है। इन्होंने लेकिन अपनी स्पीच में कहा था, लेटर में लिखा था कि आप और मेरे जैसे कुछ अज्ञानी लोग जो ना, ये सब होने से क्या हो रहा है कि हम परिणाम भुगतने शुरू कर देते हैं। परिणाम भुगतने शुरू कर देंगे ना, अगर मेरी इमोशनल सोब्राइटी नहीं होगी तो उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, जो डॉक्टर ने शुरू में बताया है। ये अगर कंप्लीट साइकिक चेंज नहीं है, मानसिक बदलाव नहीं है, तो मैं परेशान रहने वाला हूँ। ये जो तुम ढूंढ रहे हो, शांति, खुशी, ये सब चीजें जो है, और या जो पीछे पढ़ा दिया गया मेरे को, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाई लिखाई मैंने शुरू कर दी। जैसे स्पॉन्सर कह रहा है मैं तो कर रहा था। मैं किसी को कहता हूँ करे ना करे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं भी आगे वैसे ही बोलता हूँ। मेरे से पढ़ाया गया, मैंने पढ़ा, मेरे से पूछा जाता था, सुनाओ, मेरे से वैसे ही पूछा जाता था जैसे छोटे बच्चे को, या उसकी माँ पूछती है, घर वाले पूछते हैं, या टीचर पूछती है, सुनाओ बेटा, तो मैं बता देता था। मोटा मोटा तो बताता ही था, तो पता लग जाता था उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम जो है बुक के अंदर लिखा हुआ है। प्रोग्राम मुझे मेरा स्पॉन्सर अपने दिमाग से नहीं करवा रहा। प्रोग्राम कोई उसकी अपनी उपज नहीं है, वो खुद ने उसको अपने आप को प्रोग्राम किया है। उसी उसी 12 कदमों के माध्यम से ही उसने अपने आप को बदला है, अपनी जिंदगी, या एक रोल मॉडल बना है मेरा, या मैं उसको मेंटोर कह देता हूँ, कुछ भी, वट एवर यू कैन कॉल हिम। मैं इम्प्रेस हो गया उससे, अट्रैक्ट हो गया, तो फिर एक और चीज बड़ी उसमें आई है अपना लेटर में, उसी लेटर में, कि इमोशनल सोब्राइटी द नेक्स्ट फ्रंटियर। वो कहते हैं कि मैं भगवान का प्रेम का वो तब तक मैं लाभ नहीं उठा सकता कि जब तक मैं दूसरों से वैसा ही प्रेम करके उसे वापस ना दूं, है जैसा वह मुझसे चाहता है। देखिए, सारी सारी चीजें जो हैं बुक में और तरीके से डिस्क्राइब की हुई है, सर्विस से रिलेटेड, भगवान मेरे से क्या चाहता है, टू बी अ बेस्ट सर्विस टू गॉड एंड पीपल अराउंड मी, है। वो भाषा का जो भाषा शैली है, वो किताब में भी पढ़ने को मिलती है। लेकिन ये लेटर बहुत बाद का हवाला मैं दे रहा हूँ, ये काफी समय के बाद की बात है, फिर वो कहते हैं कि मैं ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं झूठी निर्भरताओं को ना छोड़ूं, डिपेंडेंसी को ना छोड़ूं। क्योंकि मेरी जो डिपेंडेंसी है, वो बिल साहब कहते हैं कि मेरी मांगे, मेरे आसपास के लोग, मेरे आसपास की परिस्थितियां, और उन पे नियंत्रण करने की कोशिश, कंट्रोल फैक्टर, जैसे मैंने कहा, उसका बहुत सारा वर्णन जो है सब किताब में मिलता है हमें, तो यहाँ फिर जब वो कहते हैं कि अगर मैं जब तक ये नहीं करूंगा, और तब तक ये नौटंकी है, ये भी बोला उसी लेटर में। वो लेटर नेट पे होता है, अवेलेबल होता है। इमोशनल सोब्राइटी द नेक्स्ट फ्रंटियर टाइप करो। आजकल क्या चीज नहीं है यार, मेरे टाइम पे तो मोबाइल नहीं था, लेकिन आजकल प्रोग्राम है मोबाइल पे। मोबाइल नहीं है आजकल, प्रोग्राम ही मोबाइल पे है, करने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। तो जो बोलो वही टाइप करो, मुंह से बोलो, टाइप करना नहीं आता तो तब भी वो दिखा देगा, वो चिट्ठी का ना हवाला दो कि इमोशनल सोब्राइटी नेक्स्ट फ्रंटियर बाय बिल डब्ल्यू, वो सामने लाके खड़ा कर देगा। तो फिर वो एक और चीज उसमें लिखी थी कि भाई मुझे लगता है कि ये जो भावनात्मक सोब्राइटी है, भावनात्मक जो संयम है, इसको अचीव किया जा सकता है फिर भी, इसको फिर भी हम अचीव कर सकते हैं। कैसे? वो हाउ इट वर्क्स में पढ़ा हमने, जैसे मैंने कहा, चीजें वही हैं, पढ़ने वाला और लिखने वाला वही है, आदमी वही है, उसका नाम बिल डब्ल्यू है, बीमारी उसको वही है, अल्कोहलिज्म है, अलग नहीं है ना, अभी सेम आदमी चल रहा है। अभी डॉक्टर बॉब नहीं है इस दुनिया में, डॉक्टर बॉब चले गए थे, वो बहुत छोटी रिकवरी में, 15 साल की रिकवरी में 1950 में उन्होंने जान को छोड़ दिया, लेकिन ठीक है, चलो, पीछे बहुत बड़ी विरासत छोड़ के गए। तो ये चौथी विरासत है, जो कहते हैं ना, थ्री लेगेसीज, ये चौथी विरासत छोड़ के गए थे हमारे लिए, मेरे लिए, फिर वो कह रहा है ये कैसे होगा? ईश्वर की मदद से, ईश्वर की मदद से, जो ये अनएक्सपेक्टेड जो मेरी अड़ियल भांगे हैं, इनको मैं त्याग दूं। ये शराब त्यागने का प्रोग्राम नहीं है। बार बार ये आवाजें जो आती हैं, सुनते हैं, वो कोई गलत थोड़ी है, खासकर जब ओल्ड टाइमर बोलते हैं। न्यू कमर कंफ्यूज हो जाता है, शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं तो क्या है, चाय छोड़ने का है क्या? अरे भैया, है, लेकिन उसको थोड़ा दिन आओ ना, थोड़े दिन और आओ, समझो बात को, वो क्या कह रहे हैं। 90 दिन किस लिए कह रहे हैं? मीटिंग करने के लिए। भले 90 दिन कोई फार्मूला नहीं है कि 90 दिन आओगे तो काम हो ही जाएगा, लेकिन 90 दिन सुनो तो सही। आजकल तो 90 दिन में 900 मीटिंग कर सकते हो, अगर खाली है आदमी तो 10 तो करे रोज, है, या 450 कर ले, है। तो ये शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है, ये कुछ और चीज त्याग करने के लिए कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड जो मेरी जो अड़ियल मांगे हैं, उनको लगातार छोड़ूं, है ना, और मैं जीने और प्यार करने के लिए स्वतंत्र हो जाऊं, फ्री हो जाऊं, सिर्फ शराब छोड़ने से फ्रीडम नहीं है, मेरे को तो नहीं आई थी ना शराब छूट की फ्रीडम, क्यों नहीं महसूस कर रहा? वो कहाँ है नया नया प्रॉमिस?
पहला पहला जो वादा पढ़ते हैं, हम एक नई खुशी और नई आजादी, कहाँ है भैया? मेरे को तो नहीं दिख रही नई खुशी और नई आप कहेंगे आज तो लग रही है। तो आज कितना समय हो गया मेरे को, इसके ऊपर परिश्रम किया मैंने, इसके ऊपर काम किया मैंने, इसके ऊपर मैंने अपने सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ त्याग की भावना पैदा करी अपने अंदर, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा उसके साथ और सचेत संपर्क बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे आता ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है। जब मैं शराब को ही अपना नियंत्रण नहीं कर पाया, शराब को ही नहीं छोड़ पाया, तो ये लाइफ को कैसे मैं हैंडल करूंगा? ये तो लाइफ है, जिंदगी है, लाइफ इज अनमैनेजेबल। क्यों पूछ रहा है? तो शुरू में तो जैसे मैंने कहा, ये अनमैनेजेबिलिटी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बाहरी अनमैनेजेबिलिटी है नो, कि बहुत सारे जो ये कुछ खाने करके आया हूं मैं और जो ये मेरे बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जो एटीट्यूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है नो, बाहरी चीजें सिर्फ नौकरी का चले जाना है, नौकरी में बेइज्जती होना, गली मोहल्ले में पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, जेल और ये सब चीजें, मैं ये अनमैनेजेबल तो है ही है, सही है। पर ठीक है, वो बताया फिर स्पॉन्सर ने, कहता है ये अनमैनेजेबिलिटी बाहरी है अनमैनेजेबिलिटी, बट दिस इज एक्सटर्नल। दो चीजें है ना मेरे पास, दो 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 प्रॉब्लम है मेरे को, एक एक्सटर्नल है, एक अंदर की है, इंटरनल। तो प्रोग्राम तो इंटरनल करना पड़ेगा, प्रोग्राम थोड़ी एक्सटर्नल करना है। अंदर का मामला ठीक करना है ना, ये अंदर का मामला है। अगर अंदर का ही आवाज, अंदर भी अब चीज ठीक नहीं होगी अंदर की, तो बाहर मैं वैसे ही फील करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे झांकना पड़ेगा अंदर। तो बार बार जो चीजें बताई जा रही थी, या इस लेटर में भी जो हवाला दिया गया है, वो अल्टीमेटली घूम के बात वहीं आती है कि जब तक मैं स्टेप्स नहीं करूंगा, जब तक मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा, तो इमोशनल सोब्रिटी मेरे से कोसों दूर रहने वाली है। तो आज मैं अगर कहूँ कि मुझे लगभग देखिए 28वां साल चल रहा है तो सोब्रिटी का, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो यह मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों में मेरी जो रिकवरी पे जो इतना प्रभाव डाला है इस सब्जेक्ट ने, कि सबसे ज्यादा मुझे आज पढ़ने की जरूरत यही होती है, इमोशनल। क्यों? क्योंकि जो ये मेरा स्पिरिचुअल पार्ट ही यही है, जो इधर बोलते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी मैंने एक्सेप्ट की, तभी उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ ना। जो स्पिरिचुअल मेलोडी बोलते हैं, अलग अलग नाम है ना, लेकिन सबका मतलब एक ही है, बीमारी। बीमारी बीमारी, बार बार कहते हैं कि बीमारी, बीमारी से मैं भागता हूँ, बीमारी पे काम नहीं करता हूँ, जाके शराब पी। यानी प्रोग्राम पहले कदम के दूसरे हिस्से से शुरू होके फिर पहले कदम के पहले हिस्से को लेता हुआ फिर आगे बढ़ता है। ये एक नई टेक्निक मेरे को बताएगी, और ये मुझे बताया था स्पॉन्सर ने, कि ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ दूसरा स्पॉन्सर भी ऐसे ही बताएगा। अगर वो पहले कदम के पहले हिस्से से शुरू करवा रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ भाई, पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले शराब बंद करो। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि शराब बंद ही नहीं होती, बंद नहीं होती, तो ऑफकोर्स जो बिल साहब ने किया वही करो भाई। एक बार जाओ, दो बार जाओ, नहीं हो पा रहा, तीसरी चौथी बार जाओ, लेकिन डिटॉक्स करो अपने आप को, रिहैब जाओ। तो आजकल थोड़ा सा ये है कि आज में बहुत सारे लोगों ने शेयरिंग सुन के और रिहैब को अवॉइड किया, यार अपना घर ही क्यों ना रिहैब बना दिया जाए। पहला फ्रिज खोल के जब मर्जी कुछ खा तो सकता हूँ, ले तो सकता हूँ उधर जाऊंगा, पैसा भी खर्चूंगा, हाँ। पर लेकिन कभी कभी डॉक्टर ओपिनियन में लिखा हुआ है, कभी कभी सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल होती है। अल्कोहलिक के लिए इतनी आसान नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मुझे भी अपनी अपनी याद आती है पुरानी बातें, कि आधा घंटा 15 मिनट भी निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं 15 मिनट, ये कैसे निकलेंगे अगले 15 मिनट? ये तो पूरे पूरे दिन की बात कर डालते हैं, वन डे एट ए टाइम। उसमें लिखा हुआ है, अगर बिफॉगी है सिचुएशन, अगर जिटरी है सिचुएशन, कंडीशन ऐसी हो रखी है, तो ऑफ कोर्स मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। मेडिकल हेल्प वही है। खैर, तो ये जब स्टेप शुरू करे तो तब समझ में आया कि इमोशनल सोब्राइटी का जो इन्होंने हवाला दिया अपने मित्र को, कि इमोशनल सोब्राइटी द नेक्स्ट फ्रंटियर, तो मेरे लिए भी अगला मोर्चा बन गया, है ना। मेरे लिए भी जो है कि मेरे को समझ आने लग गया, ये चौथी विरासत है। ये पहली विरासत जो थी वो थी 12 कदम, है ना, 12 कदम, जिससे लाखों लोगों की शराब की जो है लत है, उससे मुक्ति पाई उनने। फिर दूसरी विरासत मुझे मिली 12 परंपराओं की। 12 परंपराएं जो हैं क्या है, अलग तो है नहीं कुछ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की के लिए वही काम करती हैं, फेलोशिप के लिए, जो 12 कदम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, जो अल्कोहलिक के लिए काम कर रहे हैं। भाई ग्रुप के ऊपर भी तो करनी है कि नहीं? ग्रुप में पहले करनी है। मेरे को रिकवरी कहाँ से मिल रही है अगर मैं आप लोगों के बीच में नहीं आऊंगा? मेरी रिकवरी क्या ऐसे थोड़ी रहेगी जैसे आज है। जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, सिर्फ मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ मैंने अचीव किया है उसका श्रेय किसको जा रहा है? अगर मैं नहीं आ रहा होता या नहीं आना बंद कर दिया होता, जो अक्सर बातें सुनते हैं, मीटिंग आना बंद कर दिया, स्पॉन्सर से बंद कर दिया, फलाना बंद कर, सब कुछ बंद ही कर दिया, तो फिर वही वो तो चालू है ये सब बंद कर दोगे, वो कोई बंद थोड़ी हुई है ना, वो दुकानें बंद हुई है ना कुछ बंद हुआ है। मेरा कनेक्शन उससे है, यानी अनमैनेजेबिलिटी पहले कदम का दूसरा हिस्सा। अगर मैं सोबर नहीं जीता हूँ, सोबर नहीं रहता हूँ, इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता हूँ, तो किसी वक्त भी मैं शराब उठा लूं, किसी वक्त। उसका जीता जागता उदाहरण जो है, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, कि भैया ये लंबा
लंबे समय की सोब्राइटी जो है ये कोई गारंटी नहीं होती कि कुछ नहीं होगा। उदाहरण दे रखा है उसमें बड़े लंबा 25 साल शराब से दूरी बना के भी, तो तीसरी विरासत जो है वो सेवा के लिए, बोल सेवा दे के गए मेरे को, जो कंसेप्ट दे के गए अपना सर्विस का, तो इस तरह ये तीन विरासतें जो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, जिसपे मैं नींव रखी अपनी, मैंने अपनी फाउंडेशन तो बना ली, ठीक है। वो कह रहा है कि आप 12 कदम जब तक नहीं करोगे, 12 कदम प्रैक्टिस नहीं करोगे, करने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कर लिए 12 कदम, 12 कदम किए हुए हैं जी, मुझे तो पता है कैसे करने, किस किस कदम पे क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से पेज पे कौन सा क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या तरीका है, वो सब पता ही है मुझे। लेकिन पता और उसको करना, ये दो दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। पता मुझे पहले भी था कि मैं मर रहा हूँ, मेरी मेरी हालत खस्ता होती जा रही है, वो भी मर गया, वो भी मर गया, दिमाग में आती थी बातें यार, तो लोग तो, मैं तो नहीं समझ पा रहा था, मैं तो नहीं समझ पा रहा था ना, ये देख के भी। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था, मुझे पता ही नहीं था फार्मूला क्या है, मुझे पता ही नहीं था कि बिना भगवान के और बिना फेलोशिप के, बिना ये प्रोग्राम के ये सब संभव नहीं है, तो ये विरासत का जब मुझे पता लगा है, तब मुझे एहसास हुआ कि बिल साहब ने ये क्यों छोड़ी है विरासत मेरे लिए, क्यों मुझे इसका हवाला दिया गया कि इमोशनल सोब्राइटी द नेक्स्ट फ्रंटियर है। तो जैसे मैंने बताया, वो लिखा भले ही उन्होंने अपने दोस्त के लिए था, कहते हैं ना, मैन गॉड कम्स टू मी थ्रू पीपल। बिल साहब ने जो कुछ किया था 12 मई 1935 को, उसका रिजल्ट ये मैं आज 2024 में जिंदा बैठा हूँ, मुझे तो हंसी भी आती है कई बारी, भाई जो आदमी सालों साल पहले गुजर चुका हो, मैं तो गुजरा हुआ आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं कि गुजरा हुआ जमाना, मैं आदमी गुजर गया था, मैं गुजर ही गया था, तो ये उसी की देन है ना। 12 मई 1935 के रिजल्ट निकला ना ये, तो मेरे जैसे लाखों, ऐसा थोड़ी कि मैं निराला हूँ, लाखों लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया, तो अपने दोस्त को जब लिखा उन्होंने, तो आज मेरे को भी यकीन होता है यार, कि इसको ऑब्वियसली उस वक्त बिल साहब ने भी कई सारी, बिल साहब तो बहुत बाद में दुनिया छोड़ के गए 1971 में, तो काफी काफी बार ये शेयरिंग हुई होगी, काफी बार इसके ऊपर आज भी मिलती है, यूट्यूब पे इसकी शेयरिंग मिलती है बाकायदा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है मेरी लाइफ का, कि अगर मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ तो गलत टाइम में, अच्छे टाइम में, इनको हैंडल करना मेरे को नहीं आता, खुशी हो या गम जो अक्सर सुनते हैं, फिर मेरे से नहीं होता, अगर मैंने इसके ऊपर काम नहीं करूंगा तो मारा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। तो सोब्राइटी इमोशनल का मतलब ही यही है कि कैसी भी परिस्थिति हो, जिसको मैंने कहा कि वो सारा कुछ पहले लिखा गया है किताबों में, किताब के अंदर लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस इज द सॉल्यूशन टू ऑल माय प्रॉब्लम। जब जब किसी आदमी, किसी परिस्थिति, किसी इसको उसको नहीं स्वीकार करता, तो मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट होता हूँ। जैसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ तो चीजें ठीक हो जाती हैं। है तो एक ही वर्ड, एक्सेप्टेंस। पहले ए का मतलब, जब ए बोलते हैं, पहले ए का मतलब ही एक्सेप्टेंस है। मैं एक्सेप्ट करूं पहले कि हाँ ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एक्सेप्ट करता हूँ तभी तो समाधान मेरे को कोई बताएगा या मैं जाना चाहूंगा। मैं तो स्वीकार ही नहीं करता था ना प्रॉब्लम, ये मैं पहले कदम के दूसरे व्यक्ति को स्वीकार ही नहीं करता। तो जब इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी की बात आई, जब उसके लक्षण देखे मैंने, साला उसके अंदर एक डिप्रेशन वर्ड भी आया, जो 52 नंबर पेज पे जो लक्षण दिए हुए हैं, पेज 52 ऑफ द बिग बुक, कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, आजकल तो पेज नंबर सेम ही कर दिए हमारे जो ट्रांसलेट करने वाले, जिनको श्रेय जाता है। तो उसमें एक लक्षण आता है 8 में से, डिप्रेशन का शिकार, डरों का तो है ये डिप्रेशन, मेरे जैसा की टेंडेंसी है ना ये, कि मैं जरा मायूस हुआ, मैंने मुंह बना दिया, मेरा मुंह लटक जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये अचीव कर लिया है, इस पड़ाव तक पहुंच गया हूँ, ये चौथा आयाम या चौथी विरासत पे मैंने काम करना शुरू कर दिया है, फिर नहीं, फिर मैं निकल जाता हूँ, फिर मैं अटकता नहीं हूँ, फिर मैं ऐसा नहीं कि उसको लेके बैठ जाऊंगा या जाके शराब पी लूंगा। क्योंकि उसके तरीके बता दिए गए मुझे, वर्किंग विद अदर्स तक सारे 12 कदम करा दिए गए मुझे। मैं झट से देखता हूँ कौन सी गोली खानी है, 12 नंबर, कोई नहीं, 12 नंबर खाते हैं। अभी पकड़ो किसी न्यू कमर को, अभी पकड़ो किसी को सफरिंग को, न्यू कमर है या मिडिल कमर है, मुझे उससे क्या लेना, मुझे तो ये है कि मेरा भाई है, एक मेंबर है, तो मैं लग जाता हूँ उसके साथ। ये तो बिल साहब सिखा के गए ना, ये तो कोई बहुत लंबा काम नहीं है पकड़ना। वो तो बेचारे ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते ही लग भी नहीं रहा था उनको कि काम होने नहीं वाला, लगता है पीनी पड़ जाएगी आज। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहां रहा, वो चाहते नहीं थे पीना। सवाल ये है कि जब तक इंसान चाहेगा नहीं पीना, नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन फोर्स एनीबॉडी टू ड्रिंक, कोई दुनिया की ताकत उसको पिला नहीं सकती है। लेकिन अगर वो पीने पे आ गया, कोई दुनिया की ताकत फिर उस अल्कोहलिक को रोक नहीं सकता। ऑब्सेशन, मेंटल ऑब्सेशन इज सो स्ट्रांग, उसमें लिखता है हमारे 12 एंड 12 में, मेंटल ऑब्सेशन इज सो सबली पावरफुल that no amount of human willpower can break। इंसानी ताकत, इंसानी शक्ति से फिर वो टूटने वाला नहीं ऑब्सेशन। तो इसीलिए बिल साहब के जो जो आध्यात्मिक, बेसिकली इनके जो स्पॉन्सर है, हम एबीटी को तो सुनते ही हैं, सैम शूमेकर, सैम शूमेकर, जिनसे उनको आध्यात्मिक मार्गदर्शन कहते हैं कि प्राप्त हुआ। तो तब जो है बिल साहब ने अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में अब सच्चाई की ओर तलाश करनी शुरू करी, कि क्या होता है यार जब मैं खुद से और ज्यादा ईमानदार होता हूँ, है क्या होता है जब मैं अपना जो
मेरा जो बिहेवियर पैटर्न है इसकी और पहचान करूं, क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे को ट्रिगर करती हैं, दोबारा दोबारा परेशानी में डालती हैं और मेरे चिंता का कारण बन जाती है, मेरे डिप्रेशन का कारण बन जाती है। अब ये क्या क्या बातें हैं ये सारी बातें फोर्थ स्टेप है, ये और तो कुछ नहीं है। ये सारी बातें फोर्थ स्टेप ही है ना। उसमें इन्वेंट्री मेरे को लिखवा रहा है, किस लिए लिखवा रहा है कि भाई अपना टेस्ट दो, अपना एग्जाम दो। अपने अपने जैसे डॉक्टर ने तुमको बोल दिया भैया जाओ ये टेस्ट करा के आओ, तभी मेरे को पता लगे साला कौन सी दवाई देनी है। मैं खांसी की दवाई देता रहूं तुम्हें, पता लगे साला तुम्हें लंग्स कैंसर हो रखा है। मेरे को ध्यान आया एक आदमी को, बेचारे को लंग्स कैंसर हुआ और पता भी आज ही लगा था, तभी मेरे मेरे जुबान पे आ गया ये नाम। तो एक अच्छा डॉक्टर जो होगा वैसे नहीं शरबत पिलाना शुरू कर देगा ना, वो टेस्ट कहेगा भाई टेस्ट कराओ, क्यों बार बार खांसी आपकी इस तरह से क्यों आ रही है, तो इतना समय से क्यों आ रही है। तो ये जब मैं खोजता हूँ अपने आप को, जब मैं अपने आप को अंदर से देखता हूँ, तो तब मुझे समझ आता है कि इस रिकवरी का जो ये जैसे पहला कदम था मेरा अनमैनेजेबिलिटी का और शराब पे शक्तिहीनता का, अब ये स्टेज 2 की रिकवरी में आ जाता हूँ। एकदम जैसे ही मैं स्वीकार करता हूँ, जैसे मैंने अपनी अल्कोहलिज्म को स्वीकार कर लिया, हार मान ली, और सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, तो मैं क्या देखता हूँ अपने आप को, अभी मैं रिकवरी की स्टेज दूसरी में आ गया, दूसरे जोन में आ जाता। यानी अब मेरे को अपने जो रिकवरी के जो अब मेरे जो और जो अनमैनेजेबिलिटी की जिसको मैंने स्वीकारा है, उनको उनको स्वस्थ करना, उनको ठीक करना, अपनी जो भावनात्मक जो उथल पथल है, जो जो इमोशनल टर्मोइल है, जो मेरी विकृतियां हैं, उसको पहचानना है। भाई क्या करूं अब, इसके आगे कैसे आगे कैसे बढ़ूं। अब ये ऐसा भी नहीं है कि पहले स्टेप के बाद चौथा ही कदम लिखा गया हो, ऐसा भी नहीं है ना। जब मुझे पता लग गया तो हिसाब से, मेरे हिसाब से प्रोग्राम हो, मैं तो पहले एक के बाद चौथा ही लिखवा दूं, है कि भाई पहले इसको लिखो यार, पहले लिखा, पहले बताए तो सही है आदमी। वो कह रहा है कि भाई साहब आपके बस का थोड़ी है, आपके बस का शराब छोड़ना था क्या, आपने थोड़ी करना है। आपको कौन कह रहा है कि आप करो, अकेले करना भले ही आपको पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी बुद्धि थोड़ी लगाने के लिए कहा जा रहा है। आपको सीढ़ी चढ़नी है। स्टेप का मतलब तो यही है ना कि आप सीढ़ी चढ़ो। एस्केलेटर इज खराब बोलते हैं ना, एस्केलेटर इज आउट ऑफ ऑर्डर। वो इसीलिए बोलते हैं कि भैया आपको हवा में उड़ना नहीं है, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना, आपको सीढ़ियों से जाना है। ज्यादा नहीं है, 12 ही है बस, एक आपने कर ही ली, बाकी रह गई 11। दूसरे पे देखता हूँ तो दूसरे पे तो फिर वहां भाषा बदल जाती है, शराब की बातें खत्म, मैनेजेबिलिटी की खत्म, अब वो पागलपन पे आ गया। अब वो पागलपन की बातें कर रहा है, बताइए। है रिस्टोर मी टू सैनिटी, मतलब क्या मैं इंसेन हूँ क्या। रिस्टोर मी टू सैनिटी यार है भाई, पहले तो ऐसे ही होता था। मेरे को तो बोल दिया अगर किसी ने तू पागल है, 50 बार बीवी ने बोला, 50 बार गाली खाई उसने। गाली भी तो खाओगे ना मुझे पागल बोलोगे तो। समाज में किसी ने बोल दिया, वो भी गाली खाता था, वो तो मार ही खा लेता था, फिर उसके बाद जो भी होता था देखी जाएगी, पागल है यार ये। बस अगर मेरे कान में पड़ गया कि इसने बोला ऐसे, तो यहाँ आया, तो यहाँ तो भाई साहब एकदम हाथ खड़ा कर दिया। इधर जैसे बोलते हैं शेयरिंग के लिए हाथ खड़ा करो, तो मैं तो पढ़ते ही हाथ खड़ा कर दिया कि ये पागलपन तो है ही है। डिफरेंस ही नहीं समझ आता मेरे को, क्या सही है क्या गलत है। पागलों वाली मेरी सोच है, झट से पागलपन के लक्षण जो है मैं खुद कबूल करना शुरू कर देता हूँ। तो भाषा से जो है ना स्टेप समझ में आ जाता है पूरा कि केम टू बिलीव। भाई इधर आते आते मैं अपने केस में अगर बात बताऊं, मेरा केस तो ये कहता है कि मैंने आप लोगों के बीच में बैठ के ही भगवान को ढूंढ लिया, इसीलिए विश्वास मेरा बढ़ता चला गया। इसीलिए ये जो है मुझे बड़ा प्यारा लगने लग गया। यार ये तो एक ऐसा सत्संग है जहाँ पे हींग लगे ना फिटकरी वो क्या बोलते हैं, रंग भी आए चोखा। है कहाँ मिलेगी ऐसी संस्था, कहाँ मिलेगी ऐसी जगह। फिर आगे विस्तार में बताइए ना, सारी किताब के अंदर सारा यही लिखा हुआ है कि मेरे जैसे अल्कोहलिक का सब्स्टिट्यूट है। ये छोटी चीज नहीं है फेलोशिप, ये सब्स्टिट्यूट बन जाता है मेरा, क्योंकि अल्कोहलिक को सब्स्टिट्यूट चाहिए। अल्कोहलिक नॉर्मल आदमी नहीं है, अल्कोहलिक टूटा हुआ दिमाग है उसका, अधूरा आदमी है, ये अधूरा है, ये इसके बस का कुछ नहीं है, अपाहिज है। वो लिखा हुआ है, फिर वो भी आगे लिखा हुआ है, इसकी टांगे कट चुकी हैं, तो साथ साथ क्या है कि साथ साथ मैं उसको पढ़ रहा था, चीजों को पढ़ रहा था और स्पॉन्सर के साथ काम कर रहा था, तो स्टेप को समझने में थोड़ी सी आसानी होती चली जा रही थी। 3-4 चैप्टर पढ़ के वी एग्नोस्टिक तक, ये 2 स्टेप मेरे पूरे हो गए। यार ये समझ आ गया कि बिना भगवान के ये असंभव ही लग रहा है मेरे को। तो ये अब भगवान पे निर्भरता रखो अपनी, और आगे बढ़ो। 2 स्टेप का प्रोग्राम थोड़ी है कि यहाँ मान लिया और चलो ठीक है, भगवान को मानता हूँ, ये को मानता हूँ, आगे बढ़ो भाई। आगे तो बात 10 कदम और बता रहा है अभी तो। भावनात्मक अगर अपने आप को ठीक करना है, अगर आपको इमोशनल सोब्राइटी चाहिए, अगर आपको स्पिरिचुअल पार्ट पे ठीक अपना काम करना है, जो मेरे बिगड़े हुए रिश्ते हैं, जो मेरे डर हैं, जो मेरे वही जो मैंने 8 लक्षण बताए, अगर मैं सब उनसे निकलना चाहता हूँ और उन सब को कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसी और चीज में, वो और चीज कहाँ है, वो और चीज थोड़ा दूर लिखी हुई है वही लिखी हुई किताब ही की बात। अब वो लेटर का हवाला नहीं दे रहा मैं, वो कह रहा है कि वो चीज भी उधर ही लिखी हुई है, अगर वो करोगे तो वो प्रसाद मिलने वाला है आपको।
नाइन स्टेप प्रोमिसेस, पेज 83, यानी 52 से 83 तक जो चीजें हैं वो करोगे तो ये निकल जाओगे, इसके आपकी इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाओगे, फिर कैसी भी परिस्थिति होगी, कैसी भी सिचुएशन होगी, आप उसको हैंडल कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ गॉड। वो आपको पता होगा कि मुझे कम करना है, भगवान भगवान को ज्यादा करना है। तीसरा कदम तो मेरा यही है ना, तीसरा कदम तो मेरा तो कम काम है, मुझे तो स्वीकारता सिखा के जा रहा है सीधा प्रोग्राम कि स्वीकार करो और एक्शन करो। पहला ए का मतलब एक्सेप्ट, दूसरे ए का मतलब एक्शन। तो मेरे लिए तो ए का टोटल मतलब यही बनता है, पहले तो स्वीकार कर दो जो है ठीक है, गलत किया तो भी उसको स्वीकार कर लूं, जैसी सिचुएशन है उसको भी स्वीकार कर लूं। मैं तो नहीं बदल सकता ना, भगवान बदल सकता है। भगवान कुछ ऐसा करिश्मा करेगा, भगवान को ऐसे ऐसे ऐसा सीन क्रिएट कर देगा मेरे लिए, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करेगा मुझे कि वो मेरे से सही एक्शन करवाएगा। तीसरा कदम यही कह रहा है मुझे कि मेरी विल और मेरी लाइफ कि भाई साहब ये भगवान के नाम कर दो आप, उसी टाइम टर्न कर दो जब जब आपको लगे कि मैं गिर गया बीमारी से, मेरे से नहीं हो रहा, या मैं शराब के नजदीक पहुंच गया। भाई वो पहला कदम तो बड़ा ही कंफ्यूजन है ना। ये भी नहीं कि खाली मेरे को परेशानी रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट ही होता है। भाई अर्ली रिकवरी की बात करूं, वो तो सीधा कनेक्शन ही दारू के साथ है उसका। अब वो अर्ली रिकवरी हर किसी को अपना खुद डिसाइड करनी होती है। कोई 2 महीने वाले अपने आप को न्यू कमर समझता है, कोई 2 साल वाला अपने आप को न्यू कमर समझता है। वो डिपेंड करता है हर एक को कि अपने अंदर से उसको कैसा महसूस हो रहा है। तो बाकी प्रोग्राम तो ये कहता है कि अगर प्रोग्राम 1 डे एट ए टाइम है तो मेरे हिसाब से तो मैं रोज ही न्यू कमर हूँ। फिर ओल्ड कमर न्यू कमर क्या हो गया? जो नया भाई आया है उसको भी वही कुछ करना है, मेरे को भी वही कुछ करना है, आगे चल के भी वही कुछ करना है, क्योंकि उतना ही प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो उतना ही है ना। हाँ, बीमारी का जहां तक स्वरूप है, बीमारी ऐसी बढ़ती हुई बीमारी है जहां मैं थम जाऊंगा, जहां मैं थमूंगा, ये उदाहरण है, मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। जहां मैं अगर थम गया तो बीमारी ने जकड़ लेना है, वो तो गले मिलने को तैयार बैठी है मेरे से कि काफी दिन हो गए हैं, काफी दिन हो गए इनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि बहुत लंबा इश्क किया ना, बहुत लंबा प्यार किया हमने, बहुत लंबा उसके साथ दिल लगी करी, तो अचानक ही मैंने उसको धोखा दे दूं तो ये कोई औरत थोड़ी है कि बख्श भी देगी, चलो छोड़ो यार, मरने दो है। ये तो जहर है, जहर, और ये सांप वाला जहर है। पॉइजन वर्ड यूज किया है बुक के अंदर, पॉइजन वर्ड यूज किया कि पॉइजन है। तो अब इस बात पे विचार करने की जरूरत आ पड़ती है जैसे जैसे आगे बढ़ो, स्टेप्स जैसे मैंने किया। बिल साहब ने भी यही देखा कि दूसरों पे लागू तब करूं मैं अगर मेरे पास कुछ है, तो अगर मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया तो वो जो रूल है, ये स्टेप्स नहीं है मेरे लिए, तो फिर रूल बन गए ना। अगर मैं कायदे से चल रहा हूँ, कायदा अपना रहा हूँ, एक को फॉलो कर रहा हूँ, एक का फॉलोअर बन गया, कोई कोई बाबाओं के फॉलोअर बन जाते हैं, कोई कोई किसी और संस्थाओं के, अरे ठीक है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, मकसद वही होता है, आध्यात्मिकता ही होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई कैबरे डांस हो रहा है या कुछ और हो रहा है, होता भी होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ए पे विश्वास करता हूँ। जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी या इमोशनल इमोशनल अपनी अनमैनेजेबिलिटी को या इमोशनल सोब्राइटी को बरकरार रखने के लिए सिर्फ मेरे लिए 12 कदम जरूरत से ज्यादा है यार। ये सिर्फ काफी नहीं है, जरूरत से ज्यादा है, मोर देन सफिशिएंट। इतना मैं रिलाई करता हूँ इसको, क्यों? क्योंकि एक तो ये सिंपल है, एक तो बहुत सिंपल है, ये सिंपल है, प्रिसाइज है, वो श्योर शॉट है, श्योर, प्योर भी है और श्योर है। ये नहीं कि पता नहीं होगा नहीं होगा यार, है क्या है ये भैया मेरे पिताजी ने थोड़ी बनाए हैं कोई, मेरे पिताजी अल्कोहलिक थोड़ी थे, ये मेरे फोर फादर ने बनाया, फोर फादर मेरे गुरुओं ने, ये वो लोग बना के गए हैं जिनको मेरे जैसी बीमारी थी, जिन्होंने मेरे जैसे ही भुगता, वो भुगतान कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके, पर वो कह रहे तू मत कर, तेरे को प्रोग्राम नहीं बनाना, हमने कर दिया ना, हमने करके हमने देखा क्या काम करता है, वो हमने छाप दिया ब्लैक एंड व्हाइट, तो तेरे को खाली इसको कॉपी कर, इशारा दे रहे हैं ना कि इफ यू वांट व्हाट वी हैव, अगर आपको चाहिए जो हमारे पास है, मतलब इससे इससे और शुद्ध भाषा क्या बोलेगा वो? इससे कोई शुद्ध भाषा भी होती है? अभी देवेंद्र भाई बोले कि सुधीर भाई तेरे को वो चाहिए जो मेरे पास है, तो मैं पूछूंगा ना भाई साहब किस चीज की बात कर रहे हो? तो मैंने पूछा अपने स्पॉन्सर से, मुझे नहीं समझ आई थी, मैं कहा जी ये क्या है, मतलब इफ यू वांट व्हाट वी हैव, कहते हैं पूछ रहा है वही चीज, याद कर शुरू शुरू में शांति, शांति, शुरू शुरू में सेरेनिटी की बात हो रही थी, है तेरे पास क्या? है तो नहीं है थोड़ी कम है लेकिन उतनी नहीं है, कभी आती है कभी चली जाती है, क्यों? क्योंकि इमोशनली जो है इम्बैलेंस है, इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा, अपने अपने बलबूते पे करना चाह रहा हूँ, पहले फेलियर हूँ, पहले फेल हो चुका हूँ, शराब को भी ऐसे ही करा मैंने, लोगों को भी ऐसे ही किया, कंट्रोल करने की कोशिश, हैंडल करने की कोशिश, चला हैंडल ही टूट गया, कंट्रोल कंट्रोल तो कोई हुआ ही नहीं, न शराब कंट्रोल हुई, और धक्के खा खा के फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के द्वार पे ही भगवान ने भेजा, ये शुक्र है भेज दिया ये भी कोई छोटी बात नहीं है, ये भी तो कोई बहुत बड़ी बात है ना कि मेरे जैसे को ये जगह मिल गई। तो अब ये है कि मैं ये मान सकता हूँ कि किस हद तक भावनात्मक रूप से मेरे को सक्षम होना है, भावनात्मक जो सोब्राइटी है या भावनात्मक जो इमोशनल जो बैलेंस है अब
दूसरों से, एक तो कह रहा है कि दूसरों से जो है मेरे को निर्भरता नहीं रखनी, दूसरों के जो अननेसेसरी जो मेरी डिमांड्स होती हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती हैं, ये बातें भी लिखी गई है ना पहले, ये बातें पहले 12वें ट्रेडिशन में लिख के गया है बिल साहब। मतलब यहाँ सारी चीजें पहले हवाला दे चुका है इस लेटर से पहले जो चीजें लिखी गई हैं उसी को इसमें एक्सपेंड किया है, क्योंकि वो उस उस अपने दोस्त का जो डिप्रेशन का बेचारा शिकार हो गया था, एक मेंबर है वो भी है, उसको अनोनिमस रखा है इन्होंने अनोनिमस रखा, लेकिन इसको फिर ग्रेप वाइन आर्टिकल में 1958 में छाप दिया गया। तो तब से ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया और जरूरत समझने लग गई, जरूरत की इसकी जरूरत बन गई अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, कि भाई मुझे खुद से अब कैसे शांत रहना सीखना है, है। बस भावनात्मक संयम का मतलब है दूसरों से छेड़खान मत करो भैया, लिव एंड लेट लिव, खुद को समर्थन देना और मान्य करने की ओर एक प्रोसेस है, एक बढ़ने की प्रक्रिया है, अगर मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग मुझसे सुरक्षित महसूस करें, या एक निश्चित तरीके से काम करें और व्यवहार करें, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। दुनिया कभी भी सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं सीखता, खुद का समर्थन और मान्यता देना सीखता हूँ, या दूसरों ने क्या किया है या क्या नहीं किया, तो ये फिर ना इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। यहाँ आ गया सेवंथ ट्रेडिशन, यहाँ अपने पैरों पे खड़े होने की बात कर रहे हैं, सेल्फ सपोर्टिंग, नॉट डिपेंडिंग ऑन पीपल। डिपेंडेंसी, जहाँ डिपेंडेंसी खत्म हुई, भावनात्मक मेरा संतुलन वापिस आना शुरू हो जाता है, जहां मैं डिपेंड हो जाता हूँ लोगों पे, परिस्थितियों पे, वही मेरा बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब जब उन्होंने बैकआउट कर दिया, जब भी बैकआउट कर दिया, यहाँ क्या आता है, 12वां ट्रेडिशन, प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटीज, क्यों? क्योंकि मैं पर्सनैलिटियां बना लेता हूँ अपने दिमाग में, सिर्फ ए में नहीं, बाहर भी ऐसे ही। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अर्ली स्टेज की, स्टेज 1, जैसे मैंने बताया ना, ये दो तरह की बीमारी है मुझे। एक क्रॉनिक स्टेज में आ गया ना मैं, क्रॉनिक स्टेज दूसरी स्टेज है मेरी। एक शराबी, जब मैं शराब पी रहा था कुछ साल तक, मेरे को इतना वो हुआ नहीं, एक स्टेज ऐसी आ गई कि मेरे को इधर आके समझ आ गया कि क्रॉनिक स्टेज क्या है, वो स्टेज 2 है। तो ऐसे रिकवरी के भी 2 पार्ट बताए, रिकवरी के भी 2 ही पार्ट बताए ना मेरे को, भाई सोब्राइटी और दूसरी रिकवरी। सोबर में शराब नहीं पीता हूँ तो अपने आप को सोबर कह देता हूँ, मैं सोबर हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट सोब्राइटी डज नॉट इक्वल रिकवरी, ये भी तो सच बात है। सोब्राइटी को रिकवरी से तो बराबरी नहीं दी जा सकती ना। रिकवरी इज थ्रू 12 स्टेप्स, हियर आर द स्टेप्स विच वी टुक। वही आदमी जो लिख रहा है किताब, जिसका योगदान है किताब लिखने में सबसे ज्यादा, वही आदमी तो कह रहा है कि हियर आर द स्टेप्स विच वी टुक, ये वो कदम है जो हमने, वही वो इसलिए यूज करता है कि सुधीर तू कुछ नहीं कर सकता, ये आई का प्रोग्राम नहीं है ये वही का प्रोग्राम है, कि फेलोशिप की सारे की जरूरत है तेरे को, तो हियर आर द स्टेप्स विच वी टुक, काय के लिए, कहते हैं एज ए प्रोग्राम ऑफ रिकवरी के प्रोग्राम के लिए मुझे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो सोब्राइटी अचीव करने के लिए मैं आता रहता हूँ, मैं सोबर हो गया, मैं तो सोबर ही हो गया था ना, मैं तो शराब नहीं पी 14 जनवरी 1997 के बाद, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने थोड़ा सा दुख झेला, थोड़े से विड्रॉल झेले, थोड़ा से, मेरे को याद है, मैंने कोई बहुत ज्यादा नहीं झेला, 10-15 दिन, महीना 2 महीना है, बस इतना ही था, और वो सबसे ज्यादा उसमें नींद का था, और ज्यादा लंबा वो था भी नहीं। फिजिकल पेन कम था, नींद नहीं आती थी मुझे। क्यों? क्योंकि मैं पॉली होने की वजह से मेरा सारा अंदर का सिस्टम जो है पूरा गल चुका था, डॉक्टरों को भी दिखाया, सब कुछ किया, और नींद की गोली खा भी नहीं सकता था। उन्होंने बताया भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें हो जाएगा ठीक, ये मिनरल, ये विटामिन, ये बी कॉम्प्लेक्स, जो भी मेडिकल जो भी उन्होंने दिया मैंने खा लिया, कुछ खाने में परहेज, कुछ खाना बढ़ा दिया, तो थोड़ी थोड़ी चीजें करके मैं तो निकल आया बाहर। उसके बाद मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आई कि भाई फिजिकल रिकवरी की तो मैं बड़ी चिंता करता हूँ कि फिजिकली फिट हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, काम धंधा करने लग जाऊं। तो ये एक एरिया, ऐसा एरिया है जिसको बिल साहब ने उस लेटर में भी जिक्र करके दिखा दिया कि कुछ ओल्ड टाइमर्स ने अभी तक उसको अचीव ही नहीं किया, कितने चैलेंज से बोल दिया, जहां तक पहुंचे ही नहीं, नजरअंदाज ही कर दिया। तो फिर इसकी चीज वहां लिख दी बुक के अंदर, पहले लिखी हुई है, बुक थोड़ी बाद में लिखी गई, बुक तो पहले लिखी गई, यू कैन नॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। ओल्ड टाइमर के लिए एक मैसेज है ना ये, कि आप दूसरे को कुछ वो नहीं दे सकते जो आपके पास है ही नहीं। अगर आपके पास हो ही चवन्नी, तो आप किसी को अगर अठन्नी चाहिए तो कहाँ से दोगे? तुम्हारे पास तो है ही चवन्नी, टोटल एक क्वार्टर है तुम्हारे पास, तो क्वार्टर तो तुम ही पियोगे। तो वो इसीलिए वो कह रहा है कि इमोशनल जो है पार्ट जो है, वो सबसे पहले मुझे इसी के ऊपर ही काम करना है। अगर मैं इमोशनल
तो जो जो स्पिरिचुअल बोलते हैं, व्हेन द स्पिरिचुअल मैलिडी इज ओवरकम, वो कोई अलग चीज, अलग चिड़िया का नाम थोड़ी है कि जब मेरा आध्यात्मिक या मेरा ये पार्ट जो जब तक ठीक रहता है तो वो टेक ओवर कर लेता है, टेक केयर कर लेता है फिजिकल और मेंटल को। फिजिकली ठीक होने से मेरा स्पिरिचुअल ठीक होने वाला नहीं है, मेरा इमोशनल ठीक होने वाला नहीं है। फिजिकल रिकवरी इज डिफरेंट, तो मुझे दूसरे नेक्स्ट फ्रंटियर जो बोलते हैं ना, दूसरे मोर्चे को संभालना पड़ेगा जो विरासत एक छोड़ के गए हैं मेरे लिए। भी पहले कदम में अगर मैंने अपनी शक्तिहीनता को पहचाना है, अपनी अनमैनेजेबिलिटी को पहचाना है, तो दूसरे कदम में मैंने झट से विश्वास भी कर लिया है कि भाई एक शक्ति है यहाँ पे जिसको मुझे पकड़ के चलना है ना। तीसरे कदम में मैंने अपनी इच्छा और जीवन को उसी उसी शक्ति के भरोसे, जिस शक्ति को मैंने माना है, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, और मैंने देखा कि मेरे अंदर एक नई शक्ति एक प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, जो मुझे शांत करती है, जो मुझे महसूस करवाती है उस चीज का जिसको मैं लैक कर रहा था, जो मैं खोज रहा था। कब खोज रहा था मैं? शराब पीने से। तो मैं ये में आके थोड़ी खोज रहा था, ये में नहीं, याद ये में तो मैंने ढूंढा है उसको। मैं तो शराब पीने से पहले साला बौखलाया हुआ था, मेरे को तो पता ही नहीं था दुनिया में मैं पैदा किस लिए हुआ हूँ यार। पैदा हुआ भी होते तो गलत जगह पे पैदा हुआ हूँ, यहाँ थोड़ी पैदा होना चाहिए था मुझे पता ही नहीं था, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था किसी चीज को, एकदम परेशान हैरान। तो अगर आप कहें कि भावनात्मक संयम कैसे दिखता है, दिखने वाली चीज तो है नहीं, इसका मतलब यही है कि मैं अपनी भावनाओं के साथ क्या कह सकते हैं, मतलब मौजूद रहने में अब सहज हो गया है अब मैं उसके साथ रहने में सहज हूँ। कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ है ना, लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो और क्या आएगा। स्पीड ब्रेकर है ना, लाइफ इज लाइक ए स्पीड ब्रेकर, गाड़ी चलाओ तो रोड पे स्पीड ब्रेकर मिलेंगे ना आपको। ऐसा थोड़ी कि हाईवे हर वक्त हाईवे ही मिलेगा कि कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, भागते जाओ। उतार चढ़ाव आएंगे, है ना। लेकिन मैं एक प्रोग्राम की मदद से तीसरा कदम जब मैंने कर लिया था, तो उसके बाद तो कदम ही करने हैं ना। तीसरे तक तो मेरे को माइंड वॉश कराया जा रहा है, मेरा माइंड वॉश कराया गया, मेरे को रूबरू करा दिया गया मेरी बीमारी के बारे में, है ना। और उसके बाद के जब कदम करे तो 9 तक पहुंचते पहुंचते वो नहीं लिख रहा है, वो लिख भी यही रहा है। इमोशनल सोब्राइटी जब आपको आती है तो उसका उसका जो प्रूफ है वो उसी लाइन में दिखा रहा है कि आधी दूरी तय करने से पहले। आधी दूरी तो हुई ना अभी। अब 9 कदम का ये मतलब थोड़ी है कि पौनी पौनी दूरी हो गई। 9 कदम का मतलब ही आधी दूरी है। 9 कदम को आधी दूरी बोलते हैं। प्रोमिस ही 9 स्टेप प्रोमिस बोलते हैं। वो 6 स्टेप प्रोमिस नहीं है कि आधी दूरी तो 6 कदम होना चाहिए ना। वो आधी दूरी का मतलब 83 पेज पे, यानी 82 पेज 164 का आधा वहां तक मैंने प्रोग्राम किया है, वहां तक मैंने 12 स्टेप किए हैं, वर्किंग विद अदर्स तक मेरे को वहां पे करवाया गया है। यही हुआ ना, हाउ इट वर्क्स एंड इनटू एक्शन। मतलब इतना सिंपल, इतना एक सरल तरीका मेरे को समझाया गया, बताया गया, दिया गया करने के लिए। तो इसको भी अगर मैं ना करूं और तो मैं फिर सोचूं कि चीजें अपने आप हो जाएं, और ख्वाब रखूं बड़े बड़े, तो रिकवरी इज नॉट अ फैंटेसी। ये कोई ऐसा नहीं कि सोचने से चीजें ठीक हो जाएंगी या कुछ वैसे अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इसके लिए मुझे अगर एक स्वस्थ और एक भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन का निर्माण करना है, रहना है, तो जैसा प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब तोहफा, सोब्राइटी, वर्तमान को ही सोब्राइटी कहते हैं ना। सोब्राइटी मतलब आज का दिन है। बार बार ये क्या कहा जा रहा है, जस्ट फॉर टुडे, वन डे एट ए टाइम, 24 आवर्स ए डे। तो जैसा वर्तमान है उसको एज इट इज स्वीकार कर लो। जहां मुझे लगता है इस एरिया में क्या करना है, उसके लिए भैया स्पॉन्सर है, फेलोशिप है, बिग बुक है, नहीं तो फिर मैं ये नहीं करूंगा। मेरा भावनात्मक पार्ट सवाल ही नहीं पैदा होता कि मीटिंग आते आते अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ये कुछ करने के लिए चीजें दी गई हैं। इनटू एक्शन का मतलब यही होता है कि एक्शन, इनटू रीडिंग नहीं है कि उसको रीड कर लो काम हो जाएगा तुम्हारा, इनटू एक्शन। तो बस ये मैं अपना शेयरिंग को यही विराम देता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ इसके ऊपर बोलने के लिए, और मुझे मौका दिया गया नवजीवन ग्रुप की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।